So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class. तो हम लोग अपने साइंस में इस समय पढ़ रहे हैं फिजिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन, और आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं उसका सेकेंड वीडियो। तो कल जो भी चीज़ें पढ़ाई गई अकॉर्डिंग टू यू सब कुछ क्लियर है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन भी तुमने सॉल्व कर लिया, बहुत ही अच्छी बात है। कोई दिक्कत हो तो पूछ लिया करो, उसमें कोई भी शर्माया या फिर डरा ना करो, ठीक है। पूछोगे तभी हम बता पाएंगे तुम्हें, और तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो भाई साहब, अब आप लोग जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो उसका नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे फ्री फॉल आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद का जो टॉपिक है। तो अब हम लोग अपने सीधे पीपीटी पे आते हैं और डिस्कशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे थोड़ा सा हम लोग अपनी फोटो को नीचे कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये है अपना चैप्टर ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन चैप्टर में कल हम लोगों ने क्या डिस्कस कर लिया था, अगर ये हम देखेंगे तो ये है ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये 3 पॉइंट्स कल हम लोगों ने वीडियो 1 में डिस्कस किया था, सभी को अच्छे से समझा था, ठीक है। आज का डिस्कस करने चल रहे हैं हम लोग तो है फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल समझेंगे, वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी निकालने की कोशिश रहेगी हमारी, और उसके बाद मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ये भी एक टॉपिक हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मेनली 3 टॉपिक्स हम लोग को आज कवर करने हैं। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखोगे तो ये 3 पॉइंट्स भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तुम किसी को समझा सकते हो। तो चलते हैं अपने फ्री फॉल टॉपिक पर। ये रहा अपना फ्री फॉल। फ्री फॉल, फॉल मतलब होता है गिरना, फॉल मतलब होता है गिरना। कोई ऊपर से कोई चीज हम नीचे छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो फॉल हो रही है, ठीक है। और वो फ्रीली फॉल हो रही है, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, वो सिर्फ नीचे गिर रही है, उस पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है उसके बाएं दाएं नीचे ऊपर से। तो बस वही है हमारा फ्री फॉल। एकदम शुद्ध देसी भाषा में कहा जाए तो ऊपर से कोई चीज तुम गिराओ और सिर्फ उस पर एक फोर्स लगे, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। जो अर्थ की ग्रेविटी है सिर्फ वही लगे, तो यही है हमारा फ्री फॉल। इसके अलावा और कोई फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, ये सब ना लगे, तब हम कहेंगे कि भाई साहब यहां पर फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये यहां पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन फ्री फॉल, फ्री फॉल समझाओ, तो यही डेफिनेशन लिखना। द फॉलिंग ऑफ बॉडी फ्रॉम अ हाइट the earth under gravitational force of earth with no other force acting on it, and such a body is called freely falling body, ठीक है। एक बॉडी क्या है, किसी हाइट से नीचे की तरफ फॉल हो रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, उस पर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ लगा रही है। इसके अलावा और भी जितने भी फोर्स हैं उनको सब हम निग्लेक्ट करेंगे, उनको हम नहीं मानेंगे। अगर वो नहीं लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो हम उस बॉडी को बोलेंगे फ्री फॉलिंग बॉडी, और इस फिनोमिना को बोलेंगे, इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्री फॉल। समझ में आया। अगर ध्यान रखना, कोई भी चीज जब नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो एक तो हमारी अर्थ जो है, जो हमारी अर्थ है वो लगाती है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। उस पर क्या लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ठीक है, और एक चीज तुम पढ़े हो कि मोशन के अपोजिट एक फोर्स लगता है, उसको कहते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। तो वो भी यहां पे लगेगा, ठीक है। लेकिन वो उन सब को हम नजरअंदाज करेंगे। अगर हम नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, तभी ये फ्री फॉल होगा, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब ये सिस्टम जो है ये वैक्यूम होता है। तो जब ये वैक्यूम होगा तब इसमें एयर होगी, एयर नहीं होगी तो एयर रेजिस्टेंस लगेगा नहीं, और एयर रेजिस्टेंस नहीं लगेगी तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। क्या समझा रहे हैं हम, समझो बात को। हम कह रहे हैं कि एक कोई बॉडी अर्थ की तरफ फॉल हो रही है, अर्थ की तरफ फॉल हो रही है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, इस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा, ठीक है, एफ जी,
ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, तब हम कहेंगे कि दिस इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी। लेकिन इस पर एयर रेजिस्टेंस लग जाए, फ्रिक्शन फोर्स लग जाए जो कि अपोजिट साइड लगेगा, तब ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं होगी। ठीक है, तब इस पर दो फोर्स लग रहे हैं या दो से ज्यादा फोर्स लगेंगे, तब इस तरीके से होगा। तो तुम कहोगे सर इस दुनिया में अपने हम इन्वायरमेंट में देखें, जब कोई चीज हम फेंकेंगे, यहाँ पर एयर है तो इस पर एयर रेजिस्टेंस लगेगा, एयर इसको रोकेगी, इस पर फ्रिक्शन लगेगा, तो बिल्कुल लगेगा। उसको हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं बोलेंगे। फ्रीली फॉलिंग बॉडी हम तभी बोलेंगे जब ये एक वैक्यूम सिस्टम में रहेगा। वैक्यूम सिस्टम में रहेगा तो ये एयर यहाँ पर होगी नहीं। वैक्यूम मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ एयर, और एयर नहीं होगी तो एयर रेजिस्टेंस होगा नहीं, एयर इस ऑब्जेक्ट को नहीं रोक पाएगी। ठीक है, तब वहां पे फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर एक GIF हम लगाए हुए हैं, तो ये देखो ये सब क्या रहे हैं, नीचे की तरफ फॉल, नीचे की तरफ गिर रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कर्सर कहाँ गया, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स ले रहे हैं, वो है ग्रेविटेशन। उसके अलावा कोई और फोर्स को हम नहीं ले रहे हैं और सबको निगलेक्ट कर रहे हैं। तो यदि और फोर्स को हम निगलेक्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, तब ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगा। आई होप अब क्लियर हो गया कि फ्री फॉल होता क्या है। ठीक है, फ्री फॉल एक ऐसा फिनोमिना है जब ऑब्जेक्ट क्या हो, ग्रेविटेशन फोर्स के प्रेजेंस में नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, उस पर और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तब हम इस फिनोमिना को बोलेंगे फ्री फॉल और उस बॉडी को बोलेंगे फ्री फॉलिंग बॉडी। आई होप ये चीज अब क्लियर हो गया होगा। तो फ्री फॉल का टॉपिक क्लियर। अब हम लोग चलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी को समझने, जो कि ध्यान रखो होता है ग्रेविटेशनल और एक होता है ग्रेविटी। बहुत ध्यान समझो, ये दोनों चीजें लोग क्या करते हैं, इंटरचेंजेबल फॉर्म में यूज करते हैं। कहते हैं दोनों चीज है, लेकिन दोनों एक चीज नहीं। ठीक है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी अलग अलग है। ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ अर्थ के पास है और किसी के पास ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस यूनिवर्स में सभी के पास है। हमारे लैपटॉप, मोबाइल, जितनी भी हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग, सबके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन ग्रेविटी की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के पास है, धरती मां के पास है। तो समझ गए? तो अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी पर एक्सर्ट करती है उसको हम ग्रेविटी बोलेंगे। लेकिन जो हम किसी पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उसको सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही बोलेंगे, ग्रेविटी नहीं बोलेंगे। ये बात समझे कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटी बोलेंगे, वहां पर हम इंटरचेंजेबल फॉर्म में यूज करते हैं, चाहे ग्रेविटी बोलते हैं चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, बात एक ही है। लेकिन हमारे फॉर्म में या किसी और नॉन लिविंग थिंग्स के फॉर्म में वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी कभी नहीं होगा। ठीक है, तो अर्थ के पास ग्रेविटी है, बाकी और जितने बॉडीज हैं, चाहे वो प्लैनेट्स ले लो, चाहे सन ले लो, चाहे मून, वो सभी के पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ना कि ग्रेविटी है। ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ हमारे अर्थ के पास है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। भाई साहब ध्यान रखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेजेंस में नीचे की तरफ फॉल होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। जब वेलोसिटी बढ़ती रहती है फॉर्म वे में, ठीक है, सॉरी, वेलोसिटी बढ़ती है तो उसमें कहा क्या होता है, एक्सेल होता है। उसमें क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। भाई एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से नीचे फेंकते हैं तो ऐसा नहीं वो वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी, नहीं, उसमें चेंज आता रहेगा। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाती रहेगी, ये हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर और ज्यादा फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी और उसमें एक्सीलरेशन होता रहेगा। उस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, एक्सीलरेशन होता रहेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यह किस वजह से हो रहा है,
तो ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। ग्रेविटी किसके पास है? अर्थ के पास है। समझ रहे हो? किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से छोड़ते हैं, उसे फ्री फॉल कराते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर जो अर्थ की ग्रेविटी है उस पर जो फोर्स अप्लाई कर रही है उससे उसकी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है। और इसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, ये तो समझने की बात हो गई। और डेफिनेशन में ये याद कर लो, the uniform acceleration produced in a freely falling body due to gravitational force of the earth is known as acceleration due to gravity. freely falling body में gravitational force या फिर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसी को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आई होप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्लियर हो गया होगा। अब एसआई यूनिट बात करें ग्रेविटी की, जो स्मॉल जी है इसकी हमारी एसआई यूनिट क्या है? तो भाई ये जी क्या है? ये एक्सेलरेशन ही तो है। ये जी क्या है? एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, और जी हमारा एक्सेलरेशन ही है, इस वजह से ये इसकी यूनिट क्या होगी? एक्सेलरेशन वाली ही होगी, जिसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर हैं। तो जो एक्सेलरेशन की यूनिट थी वही हमारी ग्रेविटी की भी यूनिट है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और तीसरी लाइन लिखे हैं, जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट और स्मॉलर मासेस। जो जी है बहुत ध्यान से समझो, बहुत ही कम पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम यहाँ पर पीपीटी में लिखते हैं। तो इसी को अगर समझ गया तो रीडिंग जब करोगे तुम्हें सारी चीजें क्लियर रहेंगी। यहां बोल रहे हैं जी डज नॉट डिपेंड द मास ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं जी चाहे बड़ा सा हाथी हो, चाहे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा सा हाथी हो या छोटा सा स्टोन है, उस पर जी जो लगेगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी वो इक्वल अमाउंट लगेगी। ठीक है, मतलब जी उसके मास पर डिपेंड नहीं करेगा। वो बड़ा सा हाथी हो या छोटा सा स्टोन है, वो एक साथ हमारे जमीन पर गिरेगा। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि चाहे वो ये बड़ा सा हाथी हो या छोटा सा स्टोन है, वो उस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, तो वो एक साथ जमीन पर गिरेगा। देखें कि नहीं देखें? क्या हुआ, यहां पर हमारा हाथी और स्टोन था, हाथी बड़ा सा था, उसका मास ज्यादा है, और यहां पर हमारा ये स्टोन है और स्टोन क्या है? बहुत ही छोटा है, उसका मास कम है, लेकिन जो दोनों गिर रहे हैं वो एक साथ ही लैंड पर पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों मास पर ग्रेविटी जो लगी है वो इक्वल अमाउंट की लगी है। इसका मतलब ग्रेविटी जो होती है वो हमारे मास पर डिपेंड नहीं करती है। किस मास पर? जो हमारे ऑब्जेक्ट का मास है। ध्यान, जो हमारे ऑब्जेक्ट का है उस पर डिपेंड वो नहीं है। इसका मतलब यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मास है, वो क्या है? अर्थ का मास है। जो हमारा मास ऑब्जेक्ट है वो यहां पर कोई भी रोल नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट का मास नेग्लिजिबल है। ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो, ज्यादा हो, कम हो, जीरो हो, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। इसमें बात सिर्फ और सिर्फ एक मास की होगी, वो भी अर्थ के मास की। ठीक है, तो वो बड़ा सा हाथी हो, छोटा सा स्टोन हो, उस पर ग्रेविटी इक्वल अमाउंट की लगेगी। ये बात क्लियर हो गया। अब तुमको लगेगा सर ऐसा होता तो नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। अगर ऊपर से गिराएं, हाथी हम गिराते नहीं, एक बॉल को गिराएं और एक कागज को गिराएं, एक बॉल को गिराएं, ग्रेविटी लगा रही है वो कम है। तो भाई साहब ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो होता क्यों है ये समझ लो, क्योंकि ये जो हमारा ये जो हम केस लिए हैं, ये केस में क्या है कि यहां पर कुछ और फोर्स भी एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ और फोर्स भी एक्ट कर रहे हैं। तुम्हारा बॉल पहले गिर जाएगी और कागज बाद में गिरेगा।
बॉल पहले गिर जाएगी, कागज बाद में गिरेगा, वहां पर कुछ और फोर्स भी एक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम इस फोर्स में, इस केस में, तो कर्सर भाग जाता है पता नहीं कहां पे, इस केस में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स ले रहे हैं, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या हम ले रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अर्थ अप्लाई कर रही है, और कोई फोर्स एयर रेजिस्टेंस वगैरह हम नहीं ले रहे हैं। और जब हम सिर्फ एक फोर्स लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर अर्थ की ग्रेविटी को लेंगे, तब इसी तरीके से होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट तुम एक हाइट से फेंकोगे तो दोनों को पहुंचने में सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन यहां देखो, यहां पर क्या केस हो रहा है, पहले वाला केस, ये जो है फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि ये तीनों ऑब्जेक्ट्स जब ऊपर से चले थे, और नीचे पहुंचे, तो तीनों क्या हैं, अलग अलग टाइम लिए। तीनों क्या है, अलग अलग टाइम लिए हैं, देख रहे हो क्या। ये GIF थोड़ा सा सही नहीं आया हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे समझो कि यहाँ पर पहले वाले केस में क्या हुआ, पहले वाले केस में जब हम तीनों ऑब्जेक्ट को नीचे फेंके तो बॉल जल्दी पहुंच गई, उसके बाद ये कुछ शायद कपड़ा है, ये उसके बाद पहुंचा, और फिर पंख है ये, ठीक है, तो ये सबसे बाद में पहुंचा, ठीक है। लेकिन ये वाले केस में तीनों एक साथ नीचे जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने वैक्यूम चैम्बर लिया है। वैक्यूम चैम्बर लिया मतलब एयर को हमने हटा दिया है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी एक्ट करेगी, और जब ग्रेविटी से रहेगी तब क्या होगा, यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट के मास पर वो डिपेंड नहीं करेगी, तीनों को एक साथ नीचे खींचेगी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स के साथ, और तीनों सेम अमाउंट ऑफ टाइम लेकर के नीचे लैंड पर आ जाएंगे। फर्स्ट केस में क्या है, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इस वजह से अलग अलग ऑब्जेक्ट पर अलग फोर्स लग रहा है, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि जो हमने ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल कराया है, वो क्या कर रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और ये एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, तो ग्रेविटी के कारण, तो इसी वजह से इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको रिस्पेक्ट के साथ हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल जी। इसका सिंबल क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का G, ठीक है, और इसकी SI यूनिट कितनी है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम देखने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो, फोर्स बाय अर्थ प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन द स्टोन ड्यू टू विच इट डाउनवर्ड, ठीक है। अब यहां पर हम लॉज ऑफ मोशन में थोड़ा सा चलेंगे। लॉज ऑफ मोशन में जो सेकेंड लॉ पढ़े थे वो यही तो था, F इज इक्वल टू M मल्टीप्लाइड बाई A, फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन, कुछ ऐसा ही पढ़े थे। तो कह रहे हैं कि जब हम अर्थ कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट से वहां पर फ्री फॉल कराते हैं, तो उस पर क्या जो फोर्स एक्ट करता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। यहाँ पे ग्रेविटी की बात नहीं कही गई, ठीक है। यहाँ पर जो फोर्स होगा वो मास पर डिपेंड करेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट पर, भाई साहब बहुत ध्यान सुनो, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम किसी हाइट से नीचे छोड़ेंगे तब उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा अकॉर्डिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडी। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ छू रहे हैं तो जो अर्थ की ग्रेविटी उस पर लगा रही है, अर्थ की ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा रही है, वो कितना है, कैपिटल G, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हम कल पढ़े थे, G M, यहां पर चाहे M1 M2 ले लो, चाहे स्मॉल m कैपिटल M ले लो, बात वही है, M1 M2। इसमें एक तुम्हारा जो कैपिटल M है वो अर्थ का मास है, बड़ा है ना, अर्थ का मास है, और जो स्मॉल m है वो इसी ऑब्जेक्ट का है जिसको हम नीचे ऊपर से थ्रो कर रहे हैं। और r स्क्वायर क्या है, इन दोनों के बीच में, इन दो ऑब्जेक्ट
उसके बाद जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे उस बॉडी पर लग रहा है वो किसके इक्वल होगा, तो कैपिटल जी जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम मास ऑफ द बिगर ऑब्जेक्ट और स्मॉल एम है मास ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट और आर स्क्वायर है इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये बन गया, एक इक्वेशन हमारा बन गया और एक इक्वेशन ये बना। इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड एफ और एफ क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हम राइट हैंड साइड वाले को इक्वल दिखा सकते हैं। इसका मतलब जी एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई ए। ध्यान रखना ये आर स्क्वायर हमने लिया, चाहे इसको तुम कैपिटल आर लो, स्मॉल आर लो, डी लिख दो, डी स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बस बाद में बता दो कि ये आर स्क्वायर है क्या। जैसे हम बता दिए कि आर स्क्वायर क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट दोनों मास के बीच की जो दूरी है उसका स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो इधर स्मॉल एम है, इधर स्मॉल एम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में जो कि फ्रीली फॉल कर रही है हमारी अर्थ पे, तो वो हो रहा है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी मींस कैपिटल स्मॉल जी। कैपिटल जी तो हमारा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। लेकिन एक कैपिटल स्मॉल जी जो है ये इक्वल होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ या मास बिगर ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास ऑफ द अर्थ या मास ऑफ द बिगर ऑब्जेक्ट। और आर है हमारे अर्थ। यदि हम अर्थ का एग्जांपल लेंगे तो ऑब्जेक्ट यदि यहां रखा है तो आर हमारा हो जाएगा इसके सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी। इसके सेंटर से, इस अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी हम आर बोल देंगे। यहां पर देखो हमने इसका मास कंसीडर नहीं किया है। क्यों नहीं कंसीडर किया है, क्योंकि ग्रेविटी, जो ग्रेविटी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी हम लोगों ने पढ़ा है वो मास पर डिपेंड नहीं करती है, वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करती है अर्थ के मास पे। अर्थ का मास क्या, कांस्टेंट ही तो है। क्लियर बात, समझ गए। तो यहां से हम लोगों ने क्या निकाला, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई ए। ये कैसे निकाले, क्योंकि एफ और एफ दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल दिखा सकते हैं, तो वही इक्वल दिखाए हैं। यहाँ पर ए इज इक्वल टू जी है। कैसे, मान लीजिए कि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी यूज हो रहा है। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, और जी की वैल्यू क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे आई, तो ये समझ लो। जी इज इक्वल टू लिखा है, आता है क्वेश्चन कि इसको डिराइव करो, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻7। मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, तो भाई साहब ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये थोड़ा सा याद कर लो मास ऑफ द अर्थ वगैरह को। तो मास ऑफ द अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24। ठीक है, कैपिटल जी की वैल्यू हो गई 6.67 इंटू 10⁻11, ये तो याद ही है। मास भी याद कर लो, मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और आर स्क्वायर जो है, आर क्या है, जो हमारे अर्थ की रेडियस है, तो अर्थ की रेडियस होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। इसका क्या करना है, स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तुम कंप्लीटली तो आएगा आंसर 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब जो जी की वैल्यू है, स्मॉल जी की वैल्यू है, वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लगभग इतनी ही होती है। ठीक है, कहीं कहीं वैरी करती है क्योंकि हमारे अर्थ का शेप भी अलग अलग है। ठीक है, ये जो जी है, ये जो स्मॉल जी है, ये आर पर डिपेंड है भाई ना, आर पर डिपेंड है। आर मतलब होता है रेडियस ऑफ द अर्थ,
और रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो कंप्लीटली स्फीयर नहीं है, ठीक है, कि हर तरफ से रेडियस इक्वल होगी, कहीं पर रेडियस ज्यादा है कहीं पर रेडियस कम है। तो इस वजह से जी की जो ये वैल्यू है ये क्या है, वेरी करती है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा अनुसार 9.8 ही हर जगह मानते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग निकाले एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। कैसे निकाले एक बार फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं हम कि किस तरीके से एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने निकाला है। ये क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में आता है, इस वजह से हम तुमको फिर से इसको समझा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कही गई कि जब हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ पर फेंका जा रहा है, अर्थ पर फेंका जा रहा है, तो उस पर क्या हो रहा है, कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। जब अर्थ पे फेंका जा रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और उस पर जो फोर्स लगेगा वो किसके इक्वल होगा, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यहां पर लिख दोगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ये सब लिखोगे तभी नंबर मिलता है, ठीक है। पहला वाला केस क्या बन गया, F इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाई ए, और ये इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा, जब हम अर्थ पर किसी भी बॉडी को फेंकेंगे तो उस पर एक और फोर्स लगता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसमें हम और फोर्स को निगलेक्ट करते हैं, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे एम जो है, एम और स्मॉल एम है, ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, मास है। कल पढ़े थे इसमें जी M1 M2 चाहे लिखो, चाहे M1 कैपिटल एम स्मॉल एम लिखो, बात एक ही है, कोई फर्क वहां पर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जो कैपिटल एम है वो हमारा अर्थ का मास हो गया, और स्मॉल एम ये हमारे ऑब्जेक्ट का मास हो गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में, हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है, LHS इक्वल है, LHS इज इक्वल, therefore RHS will also be equal, therefore m multiplied by a is equal to g small m capital M upon r square। इधर जो स्मॉल m है और इधर स्मॉल m है, इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये जो एक्सेलरेशन है, ये ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो a इज इक्वल टू जी हम कर सकते हैं, a इज इक्वल टू जी, देयरफॉर g इज इक्वल टू जी कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है जो स्मॉल g होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, स्मॉल g वो मास पर डिपेंड नहीं करती है, वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है। तुम कहोगे सर ये जो कैपिटल M है फिर ये क्या है, तो ये भाई साहब हमारे अर्थ का मास है, ये हमारा क्या है, अर्थ का मास है, ये उस ऑब्जेक्ट का मास नहीं है। और ये g क्या है सर, तो ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, 10 टू पावर 6.7 इंटू 10 टू पावर -11, और मास ऑफ द अर्थ है तुम्हारा 6 इंटू 10 टू पावर 24 किलोग्राम, और r क्या है तो 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर, ठीक है। तो इन सबको जब हम g की यहां पर वैल्यू रखेंगे 6.7 इंटू 10 टू पावर -11 मल्टीप्लाइड बाई मास देखेंगे तो मास होता है 6 इंटू 10 टू पावर 24 किलोग्राम हमारे अर्थ का मास, और उसके बाद r स्क्वायर देखें तो वो है 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा g इज इक्वल टू आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और यही g की वैल्यू रहती है, ठीक है। ध्यान रखना g की ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, हर जगह नहीं लगती है, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर g को हमेशा 9.8 ही लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो कंप्लीटली स्फीयर नहीं है, वो कहीं पर वो बल्ज फॉर्म में है, कहीं पे चपटा फॉर्म में है, तो इस वजह से इसकी रेडियस क्या होती है, रहती है, चेंज होती रहती है। इस वजह से g की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन हम क्वेश्चन में अपने 9.8 और कुछ क्वेश्चन में अगर वहां पे दिया रहे तो g की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेते हैं। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कह रहे हैं एक्सेलरेशन जो हमारा
कह रहे हैं जो हमारा एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसमें क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, वो क्यों चेंज होगा, तो देखो लिखा है द वैल्यू ऑफ जी इज नॉट कांस्टेंट ऑल द प्लेसेस, इज नॉट कांस्टेंट इन ऑल द प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो जी की वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है, ये वेरी करती रहती है। अभी तुमको बताया क्योंकि अर्थ जो है स्फीयर नहीं है, कंप्लीटली स्फीयर नहीं है, इसकी रेडियस चेंज होती है, इस वजह से ग्रेविटी भी चेंज होगी। As the earth is not perfect sphere, so that the value of radius r is not the same all the places on its surfaces. Radius of the earth at the poles is minimum. The value of g is maximum. हम लोग का अर्थ कुछ ओवल शेप में है, लेकिन पूरा ओवल शेप भी नहीं है। जो अर्थ का शेप है वो जियोइड है, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है उसको जियोइड कहते हैं, ठीक है। इस जैसा और कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, इस वजह से जियोइड मतलब अर्थ का स्ट्रक्चर। तो इसमें हम देख रहे हैं कुछ ओवल शेप जैसा है, तो इसका हम क्या देख रहे हैं, जो पोल्स हैं, पोल्स पर जो रेडियस है वो कम है। यहाँ पर देख रहे हो रेडियस कम है, और यहाँ पर रेडियस क्या है, ज्यादा है। देख रहे हो, तुम खुद देख रहे हो। अब यहाँ पर रेडियस कम है, तो यहाँ पर ग्रेविटी ज्यादा लगेगी। क्यों ज्यादा लगेगी, क्योंकि जो स्मॉल जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, है कि नहीं। जो अपना फॉर्मूला अभी हम लोग देखे उसमें देखो ये जो जी है ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जब हमारा आर कम रहेगा, जब हमारा रेडियस कम रहेगा, तो ये जी ग्रेविटी ज्यादा अप्लाई होगी। और जैसे ही हमारा रेडियस बड़ा होगा इक्वेटर पे, तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ग्रेविटी कम लगेगी, ठीक है। रेडियस ज्यादा होगा तो ग्रेविटी कम लगेगी। वही यहाँ पे कहें रेडियस ऑफ द अर्थ इज एट द इक्वेटर इज मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आंसर आ जाता है कि अगर आर बढ़ रहा है, अगर आर हमारा बढ़ रहा है तो स्मॉल जी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी या बराबर रहेगी, ठीक है। तो अगर आर की वैल्यू बढ़ रही है तो स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी, और आर की वैल्यू कम हो रही है, जैसे पोल्स पे हमारा रेडियस कम रहता है, तो यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी। The value of g decreases as we go down inside the earth. और जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते हैं, अर्थ के अंदर जाएंगे, वैसे ही वैसे g की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। और जब हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे तो हमारे g की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये भी ध्यान रखो, ठीक है। वैसे पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एज्यूम करने में क्या जाता है, इमेजिन करने में क्या जाता है कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे वैसे g की वैल्यू कम होती जाएगी, और हमारे सेंटर पे पहुंचने पर g की वैल्यू एकदम 0 हो जाएगी। आगे चलते हैं, अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉल बॉडी। अब हम लोग कुछ इक्वेशन देखने चल रहे हैं। जो फ्री फॉल बॉडी होती है, जो कोई बॉडी है जो हमारे किसी हाइट से छोड़ी जाती है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, इनके बीच की दूरी क्या होगी, कितने टाइम पर वो हमारे लैंड पर आ जाएगा, ये सारे क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। तो उसको देखने से पहले हम लोग कुछ फार्मूला जानने की जरूरत होगी। तो भाई साहब, ये तुमको इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन याद है ना। पहला था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इतना याद है। तो बस क्या करो, इसमें छोटा सा चेंज है, a की जगह g रख दो और s की जगह h रख दो। ये g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ग्रेविटी बन जाएगा, और जो स्मॉल s है, जो डिस्टेंस है, वो हमारी हाइट बन जाएगी। बस इतना चेंज कर दो, पूरा का पूरा फॉर्मूला ऐसा ही बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में देखो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वहां पे u प्लस ए टी था तो यहाँ u प्लस जी टी हो गया है। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वहां पे ए टी स्क्वायर था तो यहाँ जी टी स्क्वायर हो गया, वहां s था तो यहाँ h हो गया है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, यहाँ 2as था वहां 2gh हो गया है। समझ रहे हो बात को। तो यही फर्क है दोनों में, बाकी पूरा का पूरा रूल वैसे ही अप्लाई होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। एक बात ध्यान रखनी है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, बहुत ध्यान से देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट तुम ऊपर से किसी हाइट से
किसी हाइट से नीचे की तरफ फेंकोगे। बहुत ध्यान से देखो, ये जो चीज बता रहे हैं ये तुम्हारे आने वाले क्वेश्चन में अप्लाई होगी। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है और फाइनल वेलोसिटी नॉन जीरो होती है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट तुम ऊपर से नीचे की तरफ फेंक रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी और फाइनल वेलोसिटी जब ये नीचे पहुंचेगा तब ये 0 नहीं होगा, तब वहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ हम क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तब यहां पर क्या होगा, तब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 नहीं लेंगे। कहते हैं ना हम 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसको थ्रो किए और फाइनल वेलोसिटी जब ये ऊपर पहुंच जाएगा, एक सर्टेन हाइट पर पहुंच जाएगा जहां से इसकी और इसके पास वो नहीं है, ताकत नहीं है, शक्ति नहीं कि और ऊपर जा सके, तो जब ये एक मैक्सिमम पॉइंट रीच करेगा तब वहां पर वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को यदि हम ऊपर से नीचे थ्रो कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी नॉन जीरो होगी। लेकिन हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, 0 कभी नहीं होगी, और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वो 0 होगी। क्योंकि एक फाइनल वेलोसिटी एक वेलोसिटी पर एक हाइट के पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी जो होगी एकदम खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद वो नीचे उतरने की कोशिश करेगी। तो समझ गए, तो ये होता है। प्लस एक चीज और, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, एक चीज और समझ जाओ, ये सारी चीजें आगे अप्लाई होने वाली हैं, इन्हीं सभी का एप्लीकेशन हमारे क्वेश्चन में लगेगा। एक चीज और समझ जाओ कि जब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो जो ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन इस पर है, जो इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है, जो g की वैल्यू होगी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। और यही ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो जो इस पर एक्सेलरेशन वो लग रहा है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां पर g की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। इतनी बात समझे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो मोशन और एक्सेलरेशन दोनों एक ही तरफ लग रहा है। ठीक है, मोशन भी हमारा डाउनवर्ड हो रहा है, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड ही लग रहा है। इस वजह से ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, और जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तब हमारा मोशन और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। भाई एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है ग्रेविटी के कारण और मोशन ऊपर कर रही है ये, इस वजह से यहाँ पर हम ग्रेविटी की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। यही चीज यहाँ पे लिखा है कि व्हेन अ बॉडी इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, so the acceleration due to gravity is taken as positive। ठीक है, when a body is falling vertically downwards, जब डाउनवर्ड होगी तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जब बॉडी को हम अपवर्ड थ्रो करेंगे तब वहां पर हम लोग निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब हमारे सामने आ जाता है कुछ क्वेश्चन, तो इन जितने भी क्वेश्चन, शायद 5 क्वेश्चन है, ठीक है, पांचों के पांचों तुम्हें सॉल्व करने हैं, हम कुछ कुछ हिंट दे देते हैं। टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ द ब्रिज ओवर अ रिवर, ठीक है, हाइट पूछ रहा है तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखोगे, हाइट पूछ रहा है तो h इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। कहां से थ्रो कर रहा है, एक हाइट से थ्रो कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, एक हाइट से थ्रो किया जा रहा है, तो जब एक हाइट से ये थ्रो कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, एक हाइट से ये थ्रो कर रहे हैं, तो तुम्हें बताए कि जब किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को नीचे थ्रो करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड टू रीच द वाटर सरफेस, टाइम जो है हमारा वो है 2 सेकेंड। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल, तो h दिया गया है, u दिया गया है, t दिया गया है, सॉरी h पूछ रहा है, और g तो हमेशा हमें पता रहता है, g तो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, u दिया है, t दिया है, g दिया है, हमको क्या निकालना है, h निकालना है। तो कौन से फॉर्मूले से लगेगा, u, t और g दिया है, u दिया है, t दिया है, g दिया है,
यू टी जी दिया है, यू टी जी दिया है, तो इस वाले सेकंड फॉर्मूले से देखो हमारा कोई निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे जी हम लोगों ने प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड हो रहा है और एक्सेलरेशन भी नीचे ही लग रहा है। इस वजह से अब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन रखोगे और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। एक क्वेश्चन और हिंट दे देते हैं। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। ठीक है, टी तुमको दिया है, टी 0.5 सेकेंड दिया है और जी दिया है इस बार 10 मीटर पर सेकेंड। कह रहे हैं जी इस बार 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। ठीक है, ध्यान रखना, अगर जी की वैल्यू दी गई है तब तो ठीक है, और नहीं दी है तब तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तुम अपनी तरफ से लोगे। ठीक है, हाँ, तो ये एक कार है जो कि नीचे की तरफ फॉल हो रही है। ठीक है, और भाई इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो तुम्हें हम बताए कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो रहेगी यदि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हो रहा है। व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इसकी हमको फाइनल वेलोसिटी पूछा है। व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल स्पीड। तो यहां टोटल स्पीड अपॉन नंबर ऑफ स्पीड। तो टोटल स्पीड हमारी कितनी आएगी, जो भी तुम u निकाल लो, u तो तुम्हें दिया है, प्लस v अपॉन नंबर ऑफ स्पीड कितनी है, 2 है भाई, 2 यूनिट है यहाँ पर। तो एवरेज इसी तरह से निकालते हैं, जैसे तुमको कहा जाए तुम्हारा मैथ में 10 नंबर आया है और साइंस में 12 नंबर आया है। ठीक है, मैथ में 10 और साइंस में 12 आया है। एवरेज मार्क्स कितने हैं, तो 10, 10 और 12 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हो, इस तरीके से एवरेज निकालते हो। उसी तरीके से एवरेज स्पीड की बात करी जाएगी, तो टोटल स्पीड मतलब u प्लस v, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके 2 से, यहाँ पर दो यूनिट लिए हैं, इस वजह से 2 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, v हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, तो वो निकालेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी के फॉर्मूले से। ठीक है, समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा तुम्हारे लॉज ऑफ मोशन वाला ही है, बस फर्क इतना है कि a की जगह यहाँ पर g रख दिए हैं और एच एस की जगह एच रख दिए हैं। जो डिस्टेंस अभी तक हम लोग एस लेते थे वो यहाँ पर एच ले रहे हैं। हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, तो यहाँ पर एच निकालने के लिए कह रहा है। कितना सिंपल है। ठीक है, इससे सिंपल क्या ही हो सकता है। एच कैसे निकलेगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g कर देंगे तो हमारा h निकल जाएगा। v यहां से निकालोगे इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन करना भाई साहब। थर्ड क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा वर्टिकली अपवर्ड्स, ध्यान रखना, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। और वर्टिकली अपवर्ड्स जब होगा तब हमारी फाइनल वेलोसिटी v जीरो हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा और जो g यहां पर होगा वो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। बाकी सारा तुम्हारा तो सेम चीज होगा, लेकिन यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए कहा गया है, और जो हमारा g है, स्मॉल g की वैल्यू है माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। फोर्थ, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। अब स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर, तो एक हाइट से ड्रॉप किया गया है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, कैप स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। जब इस तरीके के क्वेश्चन कहा जाए कि हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। जब किसी चीज को ऊपर फेंका जा रहा है तो अपने मन से कहो भाई साहब यहाँ फाइनल वेलोसिटी जीरो है, और यहाँ वहां पर जी माइनस 9.8 है क्योंकि ऊपर फेंका जा रहा है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है और मोशन ऊपर है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ माइनस होगा। लेकिन यहाँ पर हाइट से फेंका जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो और ग्रेविटी है हमारी जी है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड प्लस की रहेगी। उसके बाद हाउ लॉन्ग एच निकालने के लिए कह रहा है, और व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, वेलोसिटी पूछे हैं। और जी ये यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड के लिए बोले हैं, तो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड ले लो, उसको सॉल्व करने में और आसानी होती है। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो।
अगर दिया है जी की वैल्यू तब तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लो, नहीं दिया तो 9.8 ही लेना। फिफ्थ, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, यहां भी बात वही हो गई, वर्टिकली अपवर्ड्स कह रहे हैं तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और जी की वैल्यू यहां पर 10 दिया है तो ये -10 होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ थ्रो हो रही है, जब ऊपर की तरफ थ्रो होती है तो मोशन ऊपर की तरफ लग रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस तरीके से यहां पर हमें क्या निकालना है, हाउ हाई, एच निकालना है, एच निकालना है तो उसको निकाल देंगे हम लोग। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, यहां पर यू दिया है, यू दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जी ये हो जाएगा। तो एच कैसे निकालेंगे, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे ग्रेविटी वाला, तो वो होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, तो h इधर रखो और बाकी सब इधर ट्रांसफर कर दो, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब बताओ नहीं निकल पाएगा, लेकिन ध्यान हमें रखना है कि g की वैल्यू जो है वो -10 है इस बार, यहीं पर तुम फंसोगे। ठीक है, माइनस और प्लस में दिक्कत करोगे, तो ध्यान रखना जब चीजें ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हो रही हैं, अर्थ की तरफ फॉल हो रही हैं, तब तुम्हारे जी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो जी की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक है, और कब फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, कब इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारे आज के 5 क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया है एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने फ्री फॉल समझा। ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के कांटेक्ट में आकर के नीचे फॉल हो रहा है तो उसको हम फ्री फॉल बोलेंगे। दूसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल होगा हमारे अर्थ पर, जब फ्रीली फॉल होगा हमारे अर्थ पर, तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, और इस वजह से वो एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम बोलेंगे, और स्मॉल जी से उसको शो करते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है। वो कैसे आती है ये चीजें देखें हम लोग। उसके बाद हम लोग ये देखें कि जो एक्सेलरेशन होता है वो वेरी करता है। ठीक है, जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो वेरी करती है पोल्स पर और हमारे इक्वेटर पर। पोल्स पर ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होती है और इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है, क्योंकि इक्वेटर का रेडियस ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन देखे फॉर फ्रीली फॉल बॉडीज, तो उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं था लॉज ऑफ मोशन और ये ग्रेविटी वाले में। बस ये था कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह हम ग्रेविटी कर दे रहे हैं, और हाइट की जगह एस की जगह हम लोग एच लिख ले रहे हैं। बस बाकी सबका सब वही रूल है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कुछ देखे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, आज क्या क्या चीजें पढ़े हैं। तो आज हम लोग ये 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। फ्री फॉल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो इतनी चीजें हम लोग देखे हैं। आई होप सबका सब क्लियर होगी। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा अपने पर। तो ये 3 टॉपिक जो देखा गया है इसको अच्छे से समझ लेना, अपने बुक की रीडिंग कर लेना, जहां कोई दिक्कत हो रही है उसको मार्क कर लेना कि सर ये हमें कम समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इतना कर लेना। बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसको सॉल्व कर लेना अपनी कॉपी में। बाकी एंजॉय करो, जो दिक्कत होती है शाम को जरूर पूछो। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।